कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है मेरे जेब कतरे के नाम और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। जैसा कि हमने इसके पहले की तासिका में देखा था, परसाई जी सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा सदा ही ऐसे तीखे प्रहार किए हैं सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर, सामाजिक भेदभाव के ऊपर, कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इनकी व्यंग्य रचनाएं बहुत ही सटीक रही हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब काटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, इसके पहले की तासिका में हमने देखा था कि परसाई जी ने किस तरह अपने जेब कतरे के नाम एक पत्र लिखा था और उन्होंने अपनी यह इच्छा जताई थी कि उनकी यह अदम्य इच्छा है कि उनकी जेब भी काटी जाए। उन्हें यह आत्मग्लानि होती थी कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी जेब काटी नहीं गई। उन्हें लगता था कि एक इंसान ही तो है जिसकी जेब काटी जा सकती है, बाकी जानवरों की क्या जेब काटी जाएगी, उनकी तो जेब रहती ही नहीं है। इसीलिए वो चाहते थे कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यदि यह मानव तन मिला है तो उसका लाभ उठाया जाना चाहिए, यानी जेब कटनी ही चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने जेब कतरे को कहा है कि उसकी निरीक्षण शक्ति कितनी अच्छी है जो उसने उन्हें जेब काटने के लिए चुना। लेखक का कहना है कि वो इस बीच थोड़े से मोटे हो गए हैं और एकदम सेठ जैसे, जैकेट पहन लेंगे तो सेठ जैसे लगने लगे हैं। शायद इसीलिए जेब कतरे ने सोचा होगा कि इनकी जेब काटी जा सकती है, ये मालदार आदमी है। क्योंकि ऐसी ही भूल पिछले साल भी हुई थी। दो कसरती जवानों ने अपनी व्यायामशाला के समारोह के उद्घाटन के लिए लेखक को बुलाया था। लेखक ने उनसे कहा भी कि एक लेखक का ऐसे समारोह में क्या लेना देना, परंतु वे नहीं माने। शायद लेखक की डील डोल देखकर, उनके तन का विकास देखकर उन्हें भ्रम हो गया था कि लेखक जी कसरती पहलवान भी हैं। तो यहाँ पर परसाई जी ये भी व्यंग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की जेब पर ध्यान रखता है उसकी जेब नहीं काटी जाती, और जो बेचारा सीधा साधा अपने राह चलता है उसी की जेब काटी जा सकती है। चलिए अब हम इस तासिका में पाठ के आगे के भाग को देखेंगे। इसी क्षण तेरा साथी मेरी बाईं तरफ से आया। उसने मेरे कान के पास मुंह लगाकर कहा, ये अपनी भाषा नहीं समझता, और उसने मेरी जेब से वह लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे थे। प्यारे, मैं न घड़ी बांधता न बटुआ रखता, कार्य अनंत है, बार बार घड़ी क्या देखना। मैं लेखक हूँ, जिस प्रकाशन प्रतिष्ठान के रुपए होते हैं उसी के लिफाफे में रख लेता हूँ। कभी भी इस प्रतिष्ठान का पैसा उस प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखता। आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह अकेले एक जेब कतरे का काम नहीं है, यह दो लोगों ने मिलकर शायद मेरी जेब काटी है। क्योंकि जब तुम मुझसे बेतरतीब बातें कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं किस तरह अपनी आत्मरक्षा करूँगा, तभी तुम्हारा एक साथी मेरे पास आया और उसने मेरे कान के पास आकर कहा कि यह हमारी भाषा नहीं समझता, और मैं उसकी बातों में उलझा रहा और उसने झट से मेरी जेब काट ली और मेरे जेब में जो लिफाफा था वह उसने शायद निकाल लिए। लेखक कहते हैं कि न वह घड़ी बांधते हैं न बटुआ रखते हैं। उनके पास अनंतों काम है लिखने के, जिसके कारण वे अपने पास समय ही नहीं निकाल पाते कि वे घड़ी बार बार देख पाएँ। साथ ही लेखक कह रहे हैं कि वे जिस प्रतिष्ठान के पैसे होते हैं उसी लिफाफे में रखते हैं, और
उनका कहना है अगर लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है। यानी यहाँ पर लेखक का कहना है यदि इंसान की नीयत सही है तो बाकी सब सही हो जाता है। लिफाफे को उन्होंने इंसान के बाहरी तौर तरीकों के रूप में लिया है। पूंजीवाद के अंतर्विरोध को मैं जानता हूँ। एक प्रकाशक का पैसा दूसरे के लिफाफे में रख दूँ तो हो सकता है लिफाफा रुपयों को ले जाए। दोस्त, यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पैसा निकल गया। इटारसी में मैंने टटोला तो पाया लिफाफा गायब है। अब मुझे समझ आया कि तू जेबकट था। 2 स्टेशन मैंने दुख मनाया, फिर सोचा पैसे भी खोए और दुख भी भोगूं। मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ। मैं चैन से सो गया। तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इटारसी के बाद लेखक को पता चला कि उनकी जेब काटी गई है। इटारसी में जब उन्होंने जेब देखा तो उन्होंने देखा कि लिफाफा नदारद है, अर्थात उनकी जेब कट गई है। इस बात से उन्हें पहले तो बहुत दुख हुआ। 2 स्टेशन तक वे दुख भी मनाते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी जेब भी काटी गई है और मैं ही दुख भी मनाऊं, यानी 2-2 दुख मैं एक साथ सहूं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो 2-2 दुख एक साथ सहूं, और मैं चैन से सो गया। तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं भाई। मैं भी जेब काटने में उस्ताद हूँ। हाँ, तरीका दूसरा है। तूने मेरा जेब काटा तो मैंने एक स्वामी का जेब काट लिया। एक जयंती पर भाषण देकर मैंने कुछ ज़्यादा ही रुपए कमा लिया। तू अपने मन से ग्लानि निकाल दे। तूने मेरा उपकार ही किया है। मेरा जेब कट गया है यह जानकर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए रुपए का इंतजाम कर दिए। तू 175 रुपये ले गया था ना, मैंने 500 रुपये कमा लिए। 200 रुपये तो उन स्वामी का जेब काटने से मिले। 300 रुपये 2 दोस्तों ने मिलकर दे दिए। अब तू हिसाब कर, तेरे हाथ मेरे 175 रुपये लगे। मेरे 175 रुपये गए पर 500 मिले, यानी इस पूरे मामले में 325 रुपये के फ़ायदे हुए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं तुम दुखी मत हो कि मेरे जेब कट गए। जेब काटने में मैं भी उस्ताद हूँ। उन्होंने कहा कि एक लेखक शब्दों का धनी होता है, वह शब्दों का हेरफेर करके पैसे कमा लेता है। एक जयंती समारोह में एक स्वामी के यहाँ वहाँ हो गए और उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि वहाँ पर भी उनको पैसे मिल गए। और जब उनके दोस्तों को पता चला कि उनकी जेब कट गई है तो उनके दोस्तों ने भी उनके लिए पैसे का इंतजाम कर दिया। इस तरह लेखक कह रहे हैं कि उनके गए तो 175 रुपये थे, परंतु उन्हें मिले 500 रुपये, अर्थात उन्हें 325 रुपये का फ़ायदा ही हुआ। इस तरह वे कहते हैं कि मैं जेब कतरे से भी बड़ा जेब कतरा हूँ। अब बता, तू बड़ा जेब कट है या मैं हूँ? दोस्त, क्या क्या योजनाएं बनाई थी। मित्रों ने कहा अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं कि परसाई जी का जेब कट गया है, इसीलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपये दे। मैंने इसे नामंजूर कर दिया। कहा यारो, मुझे जिंदा रहने दो। अगर रुपए नहीं आए तो लगेगा मैं इस भ्रम पर जिंदा था कि मेरे दोस्त हैं। भरम टूटने से आदमी मर जाता है। तब मित्रों ने कहा अच्छा, तो फिर तुम्हारी फ़ोटो छापकर उसके नीचे लिख दें इस आदमी का जेब कट गया है, यह जिस किसी को मिले उसे 1 रुपये दे दो। यहाँ पर लेखक व्यंग के रूप में कह रहे हैं कि मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे मित्रों ने अलग अलग तरकीबें अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चलो अखबार में विज्ञापन देते हैं कि सभी मित्र परसाई जी को 1-1 रुपये दें ताकि उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। तब लेखक ने कहा नहीं, मुझे भ्रम है कि मेरी ये सारी दुनिया दोस्त है। अगर रुपए नहीं मिले तो मेरा ये भ्रम जाता रहेगा। मैं इस खुशी में हूँ कि मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, और जब पैसे नहीं आए तो ऐसा लगेगा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मुझे पैसे नहीं मिले। इंसान को भ्रम में ही जिंदा रहना चाहिए। भ्रम टूट जाता है तो इंसान बहुत दुखी होता है। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों से विनती की कि मेरा भ्रम रहने दो ताकि मैं उसी के सहारे जिंदा रह सकूं। आगे मित्रों ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी फ़ोटो छाप देते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का जेब कट गया है, जो भी इसे को देखे इसे 1 रुपये दे दे।
तब मित्रों ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी फ़ोटो छापकर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी का जेब कट गया है, वह जिस किसी को मिले उसे 1 रुपया दे दो। यह योजना भी मुझे पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा, अच्छा गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे छपवाते हैं। प्रिय परसाई, तुम सिर्फ 250 रुपये के कारण कहीं छिप गए। लोग तो करोड़ों रुपए की कालिक से पुता चेहरा नहीं छिपाते। तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, 250 का प्रबंध तुम्हारे दोस्त कर देंगे। लेखक ने कहा कि जब उनकी योजनाएं मुझे पसंद नहीं आई, तब एक मित्र ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम्हारे गुमशुदा होने की एक खबर छाप देते हैं और लिखते हैं कि लोग तो करोड़ों रुपए का घपला करते हैं फिर भी मुंह नहीं छिपाते, और तुम अपने 250 के खोने के इतने गम में सबसे मुंह छिपाए फिर रहे हो। यहाँ पर भी लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो करोड़ों रुपए का घपला कर देते हैं। उन नेताओं पर व्यंग करने की कोशिश की है जो सीधी सादी जनता के पैसे हड़प जाते हैं और बहुत से घोटाले कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर परसाई जी ने व्यंग करने का प्रयत्न किया है। मेरे प्यारे जेबकट दोस्त, जेब काटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ। इसी जेबकट का उपयोग करता तो हजारों कमा सकता था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जेबकट, प्यारे जेबकट, तुम दुखी मत हो कि मेरे पैसे चले गए हैं। तुम कभी इस बात का पछतावा ना करना, क्योंकि मैं जेब काटने के मामले में तुमसे भी बढ़कर हूँ। अगर मैं अपने मित्रों के साथ ऐसी कोई भी योजना बना लेता तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाता। भोपाल में मेरे अजीत दोस्त रहते हैं, वही जेब कटने से भी उनका भी इम्तहान लगे हाथों हो गया। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि भोपाल में जो मेरे अजीज यानी बहुत प्यारे प्यारे दोस्त रहते हैं, आज इस घटना के बाद उनका भी एक तरह से इम्तहान हो गया है। यानी मेरे दुख की घड़ी में वो लोग मेरा कितना साथ निभाते हैं यह पता मुझे चल गया है, क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए। प्यारे, आगे जब तू मेरा जेब काटे तो बताकर काटना। हम मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाएं। आशा है तू मेरे दम पर अभी तो सुखी होगा ही। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आगे जब कभी तुम्हारा फिर से मेरा जेब काटने का मन हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं ऐसी योजना बनाऊं कि मेरे जेबों में ढेर सारे रुपए हों, ताकि तुम्हारा भला हो। और जब मेरे ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा तो मेरी दुख को देखकर मेरे मित्र और दुखी होंगे और वो मेरे लिए और ज़्यादा पैसों का इंतजाम करेंगे। अर्थात तेरा तो फ़ायदा होगा ही होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, हम दोनों मालदार बन जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक ने अपने मित्रता की कसौटी कसने का भी एक उपाय बता दिया है। आगे वे कह रहे हैं कि इस समय जो मेरे तुमने पैसे चुराए हैं, मेरी जो जेब काटी है, उस पैसे पर तुम इस समय तो बहुत खुशी महसूस कर रहे होगे। शुभकामनाओं सहित तेरा प्रिय मित्र। यहाँ पर लेखक अपने पत्र को पूर्ण विराम देते हैं और अपने जेब कतरे को अपने प्रिय मित्र के रूप में संबोधन भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ और तुम्हें शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि तुम मेरे पैसों पर खूब मज़ा करो। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। परसाई जी ने अपनी व्यंग द्वारा जेब काटने के प्रसंग को कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। एक छोटी सी घटना को उन्होंने एक पाठ में, एक पत्र में तब्दील कर दिया है। तो व्यंग लेखक और लेखकों की यही तो पहचान होती है कि वे शब्दों के मोतियों को इतनी अच्छी तरह से पिरोते हैं कि उनकी रचनाओं में हम खो जाएं। शब्द वाटिका। यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लिहाजा, इसलिए, दुरुस्त, ठीक, अंतर्विरोध, आपसी विरोध, बेवकूफ़, मूर्ख, जयंती, जन्मदिन, इम्तहान, परीक्षा, ग्लानि, पश्चाताप, उपकार, भलाई, इंतजाम, प्रबंध, नामंजूर, अस्वीकार, गुमशुदा, लापता, तलाश, खोज।
मुहावरे। बच्चों, पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। पशोपेश में पड़ना अर्थात असमंजस में पड़ना। लील जाना, निगल जाना। चैन से सोना, निश्चिंत रहना। परिच्छेद में आए दो अंग्रेजी शब्द, कंडक्टर और स्टेशन। भाषा यह एक बहती नदी की तरह होती है। हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ फारसी से आए हैं, कुछ अंग्रेजी भी आए हैं। अर्थात भारत में जब जब जिस भाषा के लोग आए, अपने साथ अपनी भाषा भी लाए। अंग्रेज आए, मुग़ल आए, तुर्की वाले आए, जो भी फारसी आए, इन सभी ने अपने साथ अपनी बोली भाषा भी लाई थी और यहाँ के मिट्टी में वे रच बस गए, यहाँ की बोली में वे रच बस गए। इसीलिए कुछ उनकी शब्द हमारे हिंदी भाषा में एकदम घुल मिल गए हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा पाठ में कंडक्टर, स्टेशन आया है और साधारण बोलचाल की भाषा में भी हम देखते हैं जैसे बटन, टिकट। ये सारे शब्द हमारे मुंह पे एकदम लगे हुए हैं। हम इसका हिंदी बोलने में भले कठिनाई महसूस करें, लेकिन ये शब्द अंग्रेजी शब्द हम धड़ल्ले से उपयोग में लाते हैं। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर में निम्नलिखित शब्द हों। लिफाफा। बच्चों, अब तक हमने प्रश्न देखते हैं हम और उत्तर तैयार करते हैं, लेकिन हमें हर तरह से भाषा में पारंगत होना है तो हमें प्रश्न तैयार करने की कला भी आनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया जा रहा है, इस शब्द को लेकर ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर में यह शब्द आ सके। जेब कतरे ने लेखक की जेब से क्या निकाल लिया? तो आप पाठ को आपने समझा है तो आप आराम से उत्तर दे सकोगे कि जेब कतरे ने लेखक की जेब से लिफाफा निकाल लिया। दूसरा शब्द है अंतर्विरोध। लेखक पूंजीवाद की किस बात से परिचित है? लेखक पूंजीवाद के अंतर्विरोध से परिचित है। जेब कतरा सेठ की जेब काटने क्यों नहीं गया? जेब कतरा सेठ की जेब काटने इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि सेठ उसी की जेब काट लेगा। जेब कतरे के साथी ने लेखक के कान में क्या कहा? जेब कतरे के साथी ने लेखक के कान में कहा, यह अपनी भाषा नहीं समझता। लेखक क्यों पशोपेश में पड़ गया? जब दो कसरती जवान अपनी व्यायामशाला के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में लेखक को बुलाने आए तो लेखक पशोपेश में पड़ गया कि व्यायामशाला में लेखक का क्या काम। उसने कसरती जवानों को दारा सिंह या मास्टर चंदगी राम को बुलाने का सुझाव दिया। वे नहीं माने। शरीर की मोटाई के कारण लेखक को पूरा उन दोनों का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनका शरीर इतना तगड़ा था जिसके कारण उन्हें कई बार असमंजस की स्थिति को भी सहना पड़ा। एक बार की घटना का यहाँ पर वे चित्रण कर रहे हैं कि एक बार दो कसरती जवान अपने व्यायामशाला के वार्षिकोत्सव में उन्हें बुलाने के लिए आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने उन लोगों को समझाने का भी प्रयास किया कि वे दारा सिंह और चंदगी राम को बुलाएं, क्योंकि ये लोग कसरती हैं, ये लोग कुश्ती लड़ते हैं और इस पेशे से सरोकार रखते हैं। मैं तो लेखक हूँ, मेरा इस पेशे से क्या काम। परंतु वे लोग नहीं माने और उन्हें बुलाकर ही रहे और लेखक को उनकी बात माननी पड़ी और उनका निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। लेखक की जेब से लिफाफा किसने निकाला? लेखक की जेब से लिफाफा जेब कतरे के साथी ने निकाला। अपनी आत्मरक्षा के लिए लेखक ने कौन सी तैयारी की थी? लेखक ने सोचा कि उसे बुलाने वाला आदमी पागल है। यदि उसने कुछ गड़बड़ की
तो लेखक उसकी नाक और जबड़े पर एक एक घुसा और पेट पर लात मारने की तैयारी कर ली थी। अर्थात लेखक ने अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या क्या करना है यह सोच रखा था। लेखक एक प्रतिष्ठान के पैसों को दूसरे प्रतिष्ठान के लिफाफे में क्यों नहीं रखते? लेखक एक प्रतिष्ठान के पैसे दूसरे प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखते क्योंकि उनके अनुसार लिफाफा ही रुपयों को न निगल जाए। जेब कतरे ने क्या कहकर लेखक को अपने पास बुलाया? इधर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलती, हम परदेसी हैं। जेब कतरे ने यही कहकर लेखक को अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ पर पाठ का यह भाग भी समाप्त होता है। आप लोगों ने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा। परसाई जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जेब कतरे का बयान किया है। अपने जीवन की एक छोटी सी घटना को उन्होंने शब्दों में पिरो दिया है। बाल भारती के पुस्तक में आपने देखा होगा कि इस गुलदस्ते में साहित्य के अनेक विधाओं के फूल खिले हैं। हमने दोहों के बारे में पढ़ा, हमने कविताएं पढ़ी, कहानी रूप पाठ पढ़े, नाटिका देखी, एकांकी देखी। अर्थात बाल भारती के 8वीं की पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। बच्चों, आप सबको इन सभी विधाओं का आनंद लेना चाहिए। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।